न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल आज पेश कर दिया गया। अगर ये बिल पास होता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो इस तरह के बिल को लागू करेगा। बिल में साफ लिखा गया है, भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी नागरिक के अधिकारों में भेदभाव नहीं करता है और संविधान की इसी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए समान नागरिक संहिता बिल तैयार किया गया है। 4 दिन पहले इस बिल का 740 पेज का ड्राफ्ट सरकार को मिला था और अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज विधानसभा में पेश कर दिया गया। अब सवाल यह है, क्या बीजेपी इस मुद्दे पर उत्तराखंड में प्रयोग के तौर पर देख रही है या वाकई उसकी मंशा इसे पूरे देश में लागू करने की है? कांग्रेस इस बिल का विरोध करते हुए आरोप लगा रही है कि बीजेपी की मंशा वोटों का ध्रुवीकरण करने की है और ये समुदायों की धार्मिक मामलों में दखल है। ऐसे कई सवालों पर बहस चल रही है जिनके जवाब अपने मेहमानों से लेंगे। कुछ सिफारिशों पर गौर फरमा लीजिए। लड़कियों और लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल तय कर दी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो सरकार को बताना होगा, नहीं तो केस दर्ज हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म के लोग एक से ज्यादा शादियां नहीं कर पाएंगे। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। शादी के बाद रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, यानी एक बड़े विवाद का विषय हो सकता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर, इस पर मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले देख लेते हैं किसने क्या कुछ कहा इस बिल को लेकर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। तो ये थे उत्तराखंड में जो आज बिल लागू हुआ है उसको लेकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की राय। आप देख सकते हैं किस तरह पुष्कर सिंह धामी संविधान के प्रति लेकर उत्तराखंड के विधानसभा में पहुंचे। बहुत बड़ा संदेश है इन तस्वीरों में। ये देश के लोगों के लिए कहें या देश के नेताओं के लिए कहें, भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने की मंजूरी नहीं देता है। इस मसौदे में लिखा है, इस बिल में लिखा है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता अमित तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक मिश्रा, हाईकोर्ट के एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरहत अली खान साहब, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रतन तिवारी जी, कांग्रेस उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल का विरोध कर रही है और बीजेपी संविधान के प्रति दिखा रही है। आप लोग बार बार ये कहते थे ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोग अपना अलग ही कानून लागू करना चाहते हैं, और इस बात संविधान का आईना आपको दिखाया जा रहा है और आप लोग फिर भी जो है समान नागरिक संहिता बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आपत्तियां आपकी? नवीन भाई, आपका मैं नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, सारे मित्रों को भी प्रणाम भी करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ। ये जो यूसीसी बिल आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी से जबरन लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है। अभी संविधान की बात आप कर रहे थे कि संवैधानिक ढांचे के तौर पे वो लेके आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि संविधान 25, 26, 27, 28 जो एक्ट है वो हमें अपने धर्म की आजादी देता है और हमारा जो देश है भारत, ये धर्म निरपेक्ष देश है। आप कोई भी कानून अगर लाते हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, सिख, जैन, तमाम धर्म के लोग हैं, सभी लोगों के प्रमुख लोगों को बैठा के आप चर्चा करिए। आप उत्तराखंड में ला दिए और आपने कॉपी 700 पेज की कॉपी आपने माननीय सदस्यों को सौंप दिए। 1 घंटे का भी समय नहीं मिला उसे पढ़ लिया जाए। जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं पूरी तरीके से तो हम सरकार को सुझाव क्या देंगे? यह सरकार अपने तानाशाही रवैये से काम कर रही है और जबरन यह कानून जबरन लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है। मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी की यही राय रही है कि आप चर्चा कराइए, लोगों से राय मशवरा करिए। अगर लोगों की राय बनती है तो कानून लाइए, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की मंशा ऐसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है रतन तिवारी जी, आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ तथ्य सामने रख दूं। 740 पेज का जो ड्राफ्ट है
इसको तैयार करने से पहले कमेटी ने यह दावा किया है कि 60,000 लोगों की राय ली गई है। 60,000 लोग जिनकी राय ली गई है वो एक बहुत बड़ी संख्या होती है एक राज्य के हिसाब से। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमने जब से हमारी पार्टी बनी है हमारे घोषणा पत्र में हमेशा ये मुद्दा रहा है और इस पर हमेशा चर्चा करते रहे हैं। हम मानते हैं कि देश में सबको समान अवसर समान अधिकार मिलने चाहिए, मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सवाल उठता है कांग्रेस आखिर मुस्लिम महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचती? देखिए, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम महिलाओं के बारे में तो सोचती है, हिंदू महिलाओं के बारे में भी सोचती है, और इस देश की आवाम, इस देश की आवाज, इस देश की गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, दलित, सबके बारे में अगर कोई सोचता है वो कांग्रेस पार्टी सोचती है। और ये जो आप बता रहे हैं कि 65,000 लोगों ने उसे पढ़ लिया था, राय लिया गया, तो 65,000 लोग हैं कहाँ? हम तो वो जानना चाहते हैं। जब उत्तराखंड में माननीय सदस्य लोग उसे पढ़ना चाहते हैं, विपक्ष के लोग उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल सरकार साथ नहीं दे रही है। अरे भैया, पहले 65,000 को छोड़िए, पहले जो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, जो 3 लाख 4 लाख लोगों ने उन्हें चुन के सदन के अंदर भेजा है, विधानसभा में भेजा है, पहले उनकी तो राय ले लीजिए, उसके बाद कोई कदम उठाइए। अगर सराहनीय कदम होगा तो हम उसका साथ देंगे, अगर गलत कदम है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अमित तिवारी जी, क्यों नहीं आप इनको और समय देते हैं पढ़ने का, मनन करने का, अपनी राय रखने का? नहीं नवीन जी, देखिए जिस हिसाब से जब सदन होने के पहले अगर कोई चर्चा रखी जाती है तो वो सारा डॉक्यूमेंट सांसदों को दिया जाता है ताकि वो एक दिन पहले पढ़ लें और उसके बाद उस पर चर्चा होती है। ये शायद रतन जी को पता नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये हिदायत दी है, जब कांग्रेस की भी सरकार थी तब बार बार ये बुलाकर कहा है कि आप यूसीसी के बारे में एक देश में माहौल तैयार कीजिए, चर्चा को शुरू कीजिए, क्योंकि आर्टिकल 44 के तहत ये कहा गया है कि स्टेट शैल मेक दिस प्रोविजन। तो जब आर्टिकल 44 में इसका प्रावधान दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये निर्देश दिए हैं बुलाकर कि आपको एक इसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में आगे सोचना चाहिए, तो कांग्रेस ने अपनी सत्ता रहते हुए कुछ किया नहीं। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तराखंड की सरकार ने इसके ऊपर एक मसौदा बनाकर उसको पेश कर और एक तरीके से एक पायलट के प्रोजेक्ट के हिसाब से उत्तराखंड में लाने का काम किया है, तो वहां पे रोना है इनका। क्यों रोना है मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे बिल को देखें, मैं फिर से कहता हूँ, इसके ऊपर हमारी पिछली बार भी डिबेट हुई थी, मैं वही बात फिर से दोहराता हूँ कि यूसीसी न कोई ड्रेस कोड है, ना कोई भाषा का कोड है, ना कस्टम कोड है, ना कलर कोड है, ना खान पान का कोड है। तो जब इन चीजों पर है ही नहीं, आप अपने धर्म को खुलकर जी सकते हैं, तो उसके पर विरोध किस चीज का है वही मुझे समझ में नहीं आता। ये कुछ प्रमुख मुद्दों को आपको इस बिल में देखना चाहिए। ये बिल करेगा क्या? ये बिल ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डाइवोर्स को समान करेगा, उसको एक कर देगा, जो सबके लिए हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ पंथों में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, गोद लेने की प्रक्रिया को यह सरल करेगा, अभी कुछ पंथों में ऐसा नहीं है। उसके बाद इनहेरिटेंस और सक्सेशन का जो कानून है उसको एक समान करेगा। शादी का एज जो है वो सभी धर्मों के लिए एक समान होगा। एक पति एक पत्नी का कानून जो है वो सभी के लिए एक समान से लागू होगा और माता पिता की सेवा करने का अधिकार सभी को मिलेगा। तो इसमें कौन से मसले पे दिक्कत है, ये तो ये बता ही नहीं पा रहे हैं। और अगर आप इस पूरी चीज को डिटेल्स अगर आप पढ़ेंगे तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा ये महिला सशक्तिकरण का बिल है। अगर आप इस हर एक जो पॉइंट मैंने बोले, अगर हर एक पॉइंट को आप गहराई से सोचेंगे, उसे देखेंगे, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा ये महिला सशक्तिकरण का बिल है। इसमें तो महिलाओं को और हम बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के उनको आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े। तो इसमें कहां से किन मुद्दों पे किस विषय पे हिंदू मुसलमान आता है, किस विषय पे कहा जाता है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ने वाला है, मुझे तो समझ में नहीं आता। और कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों पर विरोध कर रही है उसे वही क्लैरिटी ही नहीं है कि इसका विरोध कैसे करें। क्योंकि जब इनकी सरकार थी तब ये ला नहीं पाए। बात आ गई है। ठीक है, आलोक मिश्रा साहब एडवोकेट है आप हाई कोर्ट के, आपको कानूनी मामलों की पूरी समझ है। मुझे कानूनी तरीके से बताइए कि जिस तरह का यह बिल है, ये आज़ादी के बाद देश का पहला राज्य होगा जो इसे लागू करेगा। हालांकि गोवा में लागू है ये, लेकिन गोवा में जो लागू है वो पुर्तगाल ने वहां पे लागू किया था
और आज़ादी के साथ ही जिस तरह गोवा भारत में शामिल हुआ उसके साथ ही वो भारत में आया। लागू करने वाला उत्तराखंड पहला देश बनेगा ये आज़ादी के बाद से। हिंदू कोड बिल 1948 में पास हो चुका है, ये आपको अच्छे से जानकारी है। थोड़ा विस्तार से बताइए इसके मसौदे के बारे में और क्या ये देश के नागरिकों को एक कर पाएगा। पहली बात, मैं उत्तराखंड सरकार की एक इच्छा शक्ति को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और यह कोई कानून जो है पहली बार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। कोई नई चीज नहीं है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन सरकार के पास, पूर्ववर्ती सरकारों के पास कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। ये पहली सरकार है उत्तराखंड की जिसने जो है के सदस्यीय एक समिति सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनाई। 27 मई 2022 को अधिसूचना जारी हुई और जो मटेरियल उपलब्ध है उसके हिसाब से 13 महीने का ये प्रयास किया गया। 20 लाख ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव लिए गए और 2.5 लाख लोगों से डायरेक्ट मिलने के बाद 740 पेज का ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो ये कहना कि ये कानून जल्दबाजी में बनाया गया, हवा में बनाया गया, कोई राय नहीं ली गई, ये सब आरोप निराधार हैं। 20 लाख ऑनलाइन और ऑफलाइन, आज से 30 साल 40 साल पहले ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे यही एक माध्यम होते थे बात को पहुंचाने के लिए। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक युग में अब जनता जो है डायरेक्ट अपनी बात को कह सकती है, कमेटी के सामने रख सकती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से 20 लाख सुझावों को कंसीडर करने के बाद कमेटी ने अपना ड्राफ्ट जो है गवर्नमेंट को दिया। जहां तक रही सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, तो ये जो पर्सनल लॉ है, हर धर्म के पर्सनल लॉ, इसको समाप्त करके एक कानून बनाने की बात कही जा रही है। उसमें शादी, तलाक, जमीन, जायदाद और जो बंटवारे से संबंधित जो अलग अलग चीजें हैं धर्म की, उनको जोड़कर एक अच्छी चीजें जो है इस कोड के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है, जिससे जनता की भलाई होगी और एक रूपता आएगा। ये कोई गलत चीज नहीं है। एक कानून के जानकार के नाते हम इस बात का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि समान ये बना हुआ है नागरिक संहिता, ये सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। ये संविधान में लिखा हुआ था। किसी सरकार में इच्छा शक्ति नहीं थी जिस कारण से ये पौंडित नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकारों ने ये दिखाया इच्छा शक्ति और इसको जो है इम्प्लीमेंट किया। ठीक है आलोक मिश्र साहब ने जानकारी सही दी है। फरहत अली खान साहब, आपसे पूरा जानकारी चाहेंगे, क्या विरोध है लोगों का, मुस्लिम समाज क्या कहता है, हमें बहुत गहराई से बताइएगा ताकि पूरा देश सुन पाए, सरकार सुन पाए और जो लोग उसे लागू कराना चाहते हैं वो सुन पाए अपनी भावनाओं को। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हो गई गोद भराई अच्छे से? चाचा जी एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ। बैटरी खत्म। सारा दिन वीडियो जो बनाता रहता है, बाप बनने वाला है लेकिन बचपना नहीं गया। हमसे क्या समझेगा? समझेगा मतलब? बच्चा छोटा हो या कोख में वो सब कुछ महसूस कर सकता है, इसलिए तनाव और गुस्सा बैटरी जैसे खत्म और लाड प्यार की फुल चार्जिंग शुरू। पालन हजार, शुरुआत खुशहाल तो जीवन सफल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद राजधर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज यूसीसी बिल की, जो उत्तराखंड की विधानसभा में पेश कर दिया गया है। 740 पेज का जो ड्राफ्ट तैयार किया था कमेटी ने, उसको पेश कर दिया गया और उस पर चर्चा चल रही है। अमित तिवारी जी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, रतन तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हाईकोर्ट के एडवोकेट आलोक मिश्रा जी हैं और अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ फरहत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस बिल को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिखाया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह मुख्यमंत्री धामी संविधान लेके आगे आए। जो लगातार आरोप लगते थे भारतीय जनता पार्टी संविधान तोड़ना चाहती है, संविधान को नहीं मानती, ये एक प्रयास है ये दिखाने का। देखिए संविधान के आईने में हम इसको लेके आ रहे हैं। फरहत अली खान साहब,
जब संविधान के हिसाब से बातें हो रही हैं, सारी बातें हो रही हैं, गोवा में पहले से लागू है, वहां भी मुस्लिम लोग रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम जो भी राज्य सरकार यूसीसी या देश यूसीसी लागू करेगा, मुसलमान सभी उसका स्वागत करेंगे। यही ईमान कहता है, यही इस्लाम कहता है कि स्वागत करना है। लेकिन कुछ हमें कुछ बातें पूछना है, क्योंकि हमारे सब विद्वान बैठे हैं, वो अदरवाइज ना ले। मेरा कहना है कि एक धर्म के लिए थोड़ी है, ये तो राष्ट्र हित के लिए संविधान है। इसमें खाली मुस्लिम समाज की क्यों राय ली जा रही है? देखिए, जब मुस्लिम समाज आता है तो वह अपने लॉ को, जो पर्सनल लॉ है, उसको ले आता है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। इसमें सिख समुदाय है, जैन समुदाय है, या सबसे बड़ी बात है नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, या दूसरे जो कबीलों में लोग रहते हैं, जो दलों में लोग रहते हैं, वो है। सबसे पहला जो मेरा अपना, आप लोग उसका मुझे जवाब देंगे जो मैं अपने समाज को जवाब दे सकूं, क्योंकि आलोक जी बैठे हैं और यहाँ पर हमारे अमित जी हैं और स्वतंत्र जी हैं, इनसे हम जरूर सुनेंगे। तो मैं नवीन पांडे जी आपसे करूंगा कि जैसे जो संविधान, जैसे उन्होंने कहा कि अब इद्दत लड़कियां नहीं करेंगी, जो महिलाएं जो जिनका पति विधवा हो जाती थी वो इद्दत नहीं करेंगे। तो इद्दत करने का मसला एक शरीयती हिसाब से, एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो लड़कियां अगर गर्भ से हैं तो उस पीरियड में वो इद्दत नहीं कर सकती। इद्दत की एक और बात है कि लड़की के अगर जो विधवा हुई है उसके कमाने खाने वाला नहीं है तो वो दिन की इद्दत छोड़ के रात को इद्दत कर सकती है। इससे ये होता है कि उसका ये पता चल जाता है कि वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ वो मेंटली प्रिपेयर्ड भी होती है। अब जब इद्दत खत्म कर दी जाएगी तो लाजमी सी बात है कि सब लोग चीख पड़ेंगे कि इद्दत नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी धामी सरकार ने अच्छा सोचा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हिस्सेदारी लड़कियों की, मैं समझता हूं कि इस्लाम के अंदर पहले से लड़कियों की हिस्सेदारी तय है। अगर हमारी धामी सरकार कोई कानून बना देगी तो हम उसका भी स्वागत करेंगे कि हमारी बहन बेटियों को, हमारी माओ को हिस्सा मिलेगा। और तीसरा है हलाला। हलाला क्या है कि जब तलाक हो जाती है, तलाक पीड़िता, तो वो दूसरी जगह तब शादी कर सकती है उसी लड़के से। ऐसा होता है कि उसमें रजामंदी हो जाती है तो उसी लड़के से तब शादी कर सकती है जब वो लड़का तलाक दे, वो किसी से शादी करे और वो छोड़े, जो हमारे देश में नहीं होता है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अन्य देशों में होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मैं आप सब लोगों से पूछूंगा, जैसे मैं और ये हमारे तीनों लोग बैठे हैं, हम लोग हेलमेट लगाते हैं, तो क्या एक कानून बनेगा कि हेलमेट सभी को लगाना होगा? तो उसमें सिख धर्म के लोग जो खाली पगड़ी बांधते हैं, जैसे मैं टोपी लगाए बैठा हूं, जैसे हमारे साधु संत पगड़ बांधते हैं, तो क्या सिख समुदाय के लोग भी हेलमेट लगाएंगे? वकील साहब इस बात की जवाब देंगे। क्या जैसे हम लोग हैं, हमारी तलवार रखने पे अगर हम कहीं त्रिशूल रखते हैं, तलवार रखते हैं, तो कानूनन अपराध माना जाता है? क्या कानून इस चीज का बनेगा कि सिखों को भी किरपाण और तलवार ना रखने दी जाए? सिख धर्म बिल्कुल बुरा ना माने मेरी बातों का। मैं मेरे जो मुसलमानों के अंदर जानने की इच्छुकता है वो पेश कर रहा हूं। इसके अलावा हमने देखा है साधु, ऋषि, मुनि, संत, नागा सब लोग निवस्त्र घूमते हैं। अगर मैं निवस्त्र घूमूं तो मेरे ऊपर कानून, क्या देश में या जो अपना उत्तराखंड है उसमें ये कानून बनेगा? क्या ये कानून बनेगा कि हम लोग जो है हम लोग टारगेटेड हो जाते हैं? तो हमारी बड़ी अंदर की पीड़ा है जो अभी तक हमारी समझ में नहीं आई है। अगर एएनबी के माध्यम से मेरी ये पीड़ा, जो हमेशा राष्ट्रहित में खड़ा होता हूँ, जो हमेशा सरकार के फेवर में खड़ा होता हूँ, क्या सरकार को ऐसे सुझाव दिए जाएंगे? जैसे अभी उन्होंने कहा कि 4 लाख लोगों से सुझाव लिए गए, तो लाजमी सी बात है कि मैं मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझसे कोई सुझाव खाली टीवी के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से तो जरूर लिया गया, लेकिन मुसलमान कोई विरोध नहीं करेगा इसका, अगर हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर हमें ये भी लगता है, जो हमें लगता है, मैं वो बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इबादत गाहों में ताले पड़ जाएं और हमें मंदिरों में जाके जो है वो इबादत करना पड़े। इसलिए सब लोग मानते हैं कि हमारा धर्म संकट में है। तो फिर वही बात आ जाती है कि चाहे एक समुदाय को, जो मुस्लिम समुदाय है, उसके लिए बनाया गया कानून है या राष्ट्र हित में बनाया गया कानून है। तो ये तो अभी जो हमारे तीनों पैनलिस्ट और आप एंकर सर जो हैं वो क्लियर करेंगे। यही बस ठीक है मेरा पैगाम फरहद था। अली खान साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं, अपनी जो ऐतराज जाहिर किया है। इसमें दो सवालों में जवाब छिपा हुआ है। पहले, अमेरिका में ये सालों से लागू है, क्या वहां मुस्लिम नहीं रहते? दूसरा, आप गोवा में मुस्लिम पहले से रहते हैं, वहां भी सालों से लागू है, वहां मुसलमानों को कोई अधिकार, कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया है। तीसरा, आपने जो इद्दत की बात की है वो शरिया कानून है। शरिया कानून की तरह हिंदुओं में बहुत सारे कानून थे जिनको खत्म कर दिया गया। घूंघट प्रथा थी, सती प्रथा थी, ये 1948 के हिंदू एक्ट बिल में खत्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। तीसरा, आपने जो बड़ा एतराज जाहिर किया है कि वो मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है और कुछ लोगों को छूट दी जा रही है। देखिए, इसमें केवल जो मैं समझता हूं, केवल शादियां, जमीन जायदाद को रजिस्टर्ड करने की बात हो रही है, सरकार के दायरे में लाने की बात हो रही है, ताकि सनद रहे, सबूत रहे। परंपरा से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बाकी आपको आलोक मिश्रा जी बताएंगे। एडवोकेट साहब, समझाइए इनको। देखिए, मुस्लिम विवाह का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे लड़कियों की उम्र जो है वो दूसरी दी हुई है। हिंदू धर्म में लड़कियों की उम्र दूसरी दी हुई है। सरकार ने कहा कि नहीं, लड़कियों की उम्र जो है अब 21 साल होगी। अब इसमें कौन सा कमी है, कौन सा एतराज है लोगों को कि अगर ये सरकार एज जो है कोई डिटरमाइन कर दे रही है कि 20 साल बाद किया जाए, 20 साल की उम्र हो। अगर हम पर्सनल लॉ मानेंगे तो मुस्लिम धर्म में लड़की जो है 13 साल में बालिग हो जा रही है, हिंदू धर्म में 15 साल में बालिग हो जा रही है। कोर्ट ने कहा नहीं, हम 15 भी नहीं मानते हैं, हम 13 भी नहीं मानते हैं। एक जो साइंटिफिक रीजन आता है कि मेच्योरिटी की लड़की की उम्र हमने 21 साल कर दिया। इसमें क्या गलती कर दिया कोर्ट ने, तो सरकार ने? दूसरी चीज है, लिव इन रिलेशनशिप में आदमी रह रहा है, कोर्ट ने कहा नहीं, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसका राइट कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको 6 माह की सजा होगी। क्या गलती कर दिया सरकार ने जो इस कोर्ट में? उन्होंने कहा कि अगर बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होता है उसको सेम राइट होगा, तो माना जाएगा कि इस विवाह के दौरान ही पैदा हुआ बच्चा है। तो इस प्रकार की जो हर धर्मों में कुछ कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। यही जमीन का, अब तलाक का मामला है, तलाक में साहबानों के बाद ये व्यवस्था आ गई कि मुस्लिमों को ही जो है वो मिलेगा, क्या मेंटेनेंस मिलेगा। तो चल रहा है, सरकार ने जो है इसको इस कानून के दायरे में ला दिया कि नहीं मिलेगा। जमीन के बंटवारे में मुस्लिम धर्म में अलग है, पत्नियों को अलग राइट है, लड़कियों को अलग राइट है, लड़कियों को अलग राइट है। एक समान कानून आ जाएगा, जो कोडिंग होगी कि ये मुस्लिम का और हिंदुओं का बराबर होगा। सैकड़ों जमीनों के विवाद चल रहे हैं। आपने मुस्लिम का कोई जमीन खरीद लिया, पता चला कि उसकी जो वसीयत है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने हक आप जल्दियत अपनी पत्नी को नहीं दिया, वहाँ पर लिटिगेशन चल रहे हैं, सैकड़ों लिटिगेशन चल रहे हैं। इन लिटिगेशन को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक ऐसा कानून, जो कहा गया था, हमारे संविधान में कहा गया था होना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया, आज वो बनाया जा रहा है। अब इससे जो है सारी भ्रांतियां वो दूर किया थी। इसका विरोध मुस्लिम तरफ से कहा जाता है कि नहीं, क्योंकि अधिकांश उधर ही देखा जाता है कि लड़कियों की उम्र 13 साल लिखी गई है और जो है पत्नियों को जो है हलाला है, इज्जत है, तो वो कुरीतियां दूर हो रही हैं। तो थोड़ा सा उस पक्ष की तरफ से विरोध आना लाजमी है, वो आएगा। जो लोग जो है पुरातन हैं, जो धर्म से ज्यादा आस्था रखते हैं, और उसको जो है उसको थोड़ा सा उनको कष्ट हो, लेकिन उसको मानना पड़ेगा। ये वर्तमान युग है, वैज्ञानिक युग है, तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसी को लेकर चलना होगा। 13 साल की लड़की को शादी करना जायज है आज के युग में, उस समय जायज हुआ करता होगा, लेकिन आज के युग में जायज नहीं है। 21 साल का उम्र शादी के लिए गवर्नमेंट ने रखा है, कोई गलत नहीं रखा। तो ये सब चीजें हैं, ये भ्रांतियां जरूर होनी चाहिए
और अब हलाला है, हलाला का भी इज्जत है, हलाला है, ये सब चीजें जो है बंद होनी चाहिए। इसका कोई पर्पस नहीं था। अब इस समय कोई उस समय हुआ होगा, कोई पर्पज रहा होगा, हम नहीं जानते हैं क्या पर्पज रहा होगा, लेकिन इस समय कोई पर्पज नहीं रहा है। सरकार की जो मंशा है कि समान नागरिक संहिता आए और अच्छी चीजें जो नागरिकों को मिले, अच्छे अधिकार मिले, और इसमें जो है किसी का विरोध जो करना वो लाजिमी नहीं है, कहना कानून। ठीक है, फरज साहब कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए फरज जी, बोलिए। सर छोटा सा सवाल कि ये जो कॉमन सिविल कोड है, ये धर्म हित में या राष्ट्र हित में? एक सवाल का जवाब और चाहिए आपसे सर, कि हेलमेट लगाने पर जब हम लोगों को जरूरी है, हेलमेट लगाना एक कानून है, तो उसमें सिख समुदाय हेलमेट लगाएगा या नहीं लगाएगा? वो जो उनके धर्म से रिलेटेड तलवार या कृपाण है वो या नहीं रखेगा, जो जरा काम है और क्लियर कर दें तो हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। जी जी, देखिए बहुत कानून में कुछ कमियां होती हैं। जब कानून बनेगा इसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे। जो आप प्रश्न उठाते हैं तो वो कृपाण का राइट दिया जाए, उसको भी हटाया जाए, तो मीट आउट होगा, धीरे धीरे निखार आएगा। आप बनने ही नहीं देंगे तो ये चीजें जो है बाद में बहुत कानून थे, बाद में कोर्ट न्यायालय में गए, लोगों ने राइट को किया, फंडामेंटल राइट को बताया कि ये वायलेशन हो रहा है, उसके बाद जो है सुधार आता है। आपकी बात जो कहना है कि कृपाण रखने का, तो संविधान में लिखा हुआ है कि उसकी साइज दी गई है, कृपाण रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि चीज गलत है ना, इस कोड आने के बाद आप इसको चैलेंज करिए कोर्ट में, बताइए कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। अगर समानता है तो वहाँ भी समानता होनी चाहिए, उसको हटाया जाए। ये हटेगा, बनेगा, होगा कानून। लेकिन जब आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे, उसको आड़ में लेकर उसको बनने नहीं देंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। ये बनने दीजिए, इस चीज को आप उठाइए, अच्छे लोग आएंगे, चैलेंज करेंगे, आपकी बात जो आप बता रहे हैं कोर्ट में रखेंगे कि इससे इसका वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ये चीजें जो है बेट आउट होंगी। ठीक है फरज अली खान साहब, दरअसल होता क्या है, कानून कई तरह के होते हैं। एक कानून होता है जो बहुत गहरे तक जीवन को प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं ये धार्मिक आज़ादी के दायरे में आते हैं। ऐसे बहुत से अधिकार मुस्लिमों को मिले हुए हैं। जो कृपाण है उसका बहुत छोटा साइज होता है, बहुत छोटा होता है, वो तय होता है, वो इतना ऐसा नहीं होता किसी को हार पहुंचा सके, किसी को चोट पहुंचा सके। एक सिंबल है, सिख धर्म में जो 5 ककार हैं उसके हिसाब से दिए गए हैं, किसी सिंबल छेड़छाड़ नहीं की गई जहां तक मेरी जानकारी है। ठीक है अमित तिवारी जी, लगातार जो है आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ गया है, आप लोगों ने बहुत सही टाइमिंग चुनी है ऐसा मुद्दा उठाने के लिए। ध्रुवीकरण आपके निशाने पर है, ठीक है, समान नागरिक संहिता आपका वादा था, बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे और देश हित में भी मान सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मंशा है वो तो वोटों के ध्रुवीकरण की है ना। नवीन साहब देखिए, ऐसी कोई बात नहीं कि ध्रुवीकरण की या तुष्टीकरण की। अगर आज आप समझेंगे कि खान साहब यहाँ बैठे हैं और वो भाजपा का विरोध करते हैं, इस कानून का विरोध करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो भी इन चीजों को समझते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके समाज में जो कुरीतियां हैं वो दूर हों। उनकी कुछ शंकाएं हैं जो उन्होंने कहा कि सिख पंथ के साथ जो कृपाण और पगड़ी है, तो वो जैसा कि मैंने पहले कहा, यूसीसी कस्टम कोड नहीं है और पगड़ी पहनना उनके कस्टम है। जैसे हमारे में टिक्की चोटी रखना हमारे कस्टम में है, टोपी पहनना इनके कस्टम में है, तो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं। कृपाण रखना कस्टम में है, जनेऊ पहनना मेरे कस्टम में, तो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये एक कानून है। और जहां तक धर्म का मसला आता है तो धर्म का मामला मेरे मानने से पाप और पुण्य से ज्यादा लगता है। और पाप और पुण्य हम कब करते हैं? जब हम कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, जब हम कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, जब हम किसी को हानि पहुंचाते हैं, तब पाप पुण्य के ज्यादा। तो ये अगर करना है तो ये हमें तो मेरे ख्याल से सिविल के मामले से ज्यादा हमें क्रिमिनल जो केसेस हैं उनमें मानना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल से सबके लिए। और देखिए यूसीसी आने से जैसा कि खान साहब ने पहले कहा कि मुस्लिम समाज ऐसा नहीं है कि वो इसके विरोध में है। उनकी कुछ शंकाएं हैं जो कि हम साथ बैठकर उसको सुलझा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जर्मनी देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, यूके देख लीजिए, हर जगह एक कानून है और वहां भी बहुत ही अधिक संख्या में मुस्लिम रहते हैं। और मुस्लिम कंट्रीज में अभी अगर आप देख लेंगे तो ऐसे कानून जो वहां भी नहीं है वो कुछ एशियन कंट्रीज में है, जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर है। तो इस हिसाब से उस चीज को दुरुस्त करने के लिए वो भी सामने आएंगे, सिख पंथ भी सामने आएगा, सब
ठीक है, साथ मिलकर ठीक है। अमित तिवारी जी आप सवाल गोल कर गए। ध्रुवीकरण करना चाहते हैं आप लोग, कांग्रेस आरोप लगा रही है, और वैसे भी टाइमिंग को लेकर लगता है कि चुनाव से पहले आपका इरादा ये था। नहीं, अगर आप ऐसी बातें कहेंगे तो फिर जब हमने 1991 में जब जनसंघ का भी स्थापना थी तब भी हमने उठाया था, 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तब भी हमने उठाया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये आज कल परसों या आज का मामला है। ये हम वैचारिक रूप से ऐसा मानते हैं कि एक देश में एक रूप से कानून होना चाहिए। ये एक रूपता लाती है, सबको एक साथ रखती है, सबको एकजुट रखती है। तो और प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमेशा से ही कहते आ रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो जहां पर सबका विश्वास और सबका प्रयास आता है, मेरे हिसाब से वहां हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, वहां भी अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर देनी। ठीक है, रतन जी हंस रहे हैं, कुछ जवाब देंगे तगड़ा, बोलिए रतन जी। नवीन जी, जब ये कहते हैं ना भाजपा के लोग सबका साथ सबका विकास, तो मुझे रमेश भिधोड़ी की याद आ जाती है और मैं मुस्कुराने लगता हूँ, क्योंकि एक चुने हुए सांसद, बसपा के चुने हुए सांसद दानिश अली, अरे सुन तो लीजिए, अरे भैया जब आप प्रवचन दे रहे थे तो मैं सुन रहा था, जब मैं बता रहा हूँ तो सुनिए तो सही। अमित तिवारी जी सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। अब ये सबका साथ सबका विकास का नारा दे के मुझे बोलने का मौका दे दिए, अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, सदन जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। उसी सदन में बसपा के चुने हुए सांसद दानिश अली को भाजपा की यानी आपके सांसद रमेश भिधोड़ी कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी, अन्य कितनी गालियां देते हुए यह तक कह दिया कि बाहर निकल, मैं तुझे देख लूंगा। उसके बाद उसी रमेश भिधोड़ी का राजस्थान में प्रमोशन होता है, उसे प्रभारी बना के भेज दिया जाता है। और आपके ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ बाबा जिसे आप कहते हैं, वो कहते हैं मुसलमानों के वोट हमें नहीं चाहिए। और आपके एक और मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कहते हैं मुसलमानों के वोट बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे भैया, कौन सा सबका साथ सबका विकास का प्रवचन देते हैं आप लोग? आप सबका साथ सबका विकास अगर चाहते हैं तो सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों का सम्मान करना सीखिए। अगर मंदिर बनाते हैं तो मस्जिद भी बनाइए। अगर हिंदुओं को मानते हैं तो मुसलमानों को मानिए। अगर हिंदुओं का सम्मान करते हैं तो मुसलमानों का सम्मान करिए। अगर सीखना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आइए और कांग्रेस पार्टी के लोगों से सीखिए कि सबका साथ सबका विकास क्या होता है। ठीक है अमित जी जवाब दीजिए। वो तो आपने 85 में बता ही दिया था, जब शाह बानो के केस को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आप वहां पे किसके पक्ष में खड़े थे, किसको खुश करना चाहते थे, किन चंद जो कुछ लोग थे उनको आप खुश करने के लिए पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देते हैं और आप कहते हैं कि कांग्रेस को सीखना चाहिए। कांग्रेस आज के देश में अभी श्वेत पत्र आ जाएगा, रतन जी आपकी हंसी खुल हो जाएगी। जो अनिश्चितताएं आपने की अपने सरकार में रहते हुए, जब उसका श्वेत पत्र आएगा तो आईना आपको भी देखने को मिलेगा कि आपने क्या किया है। पर अभी हम इस यूपीसी के मुद्दे पर ही यहाँ पे रहते हैं। देखिए नवीन जी, जिस हिसाब से जो भी यहाँ पे कानून लागू हुआ है और उसको पारित किया गया है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा कदम है कि एक छोटे से राज्य में इसका इम्प्लीमेंटेशन करके इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो देख लिया जाए और उसके बाद उसका सुधार करते हुए एक बड़े स्केल पे पूरे देश में लागू कर दिया जाए। तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि हर एक देश में ये यूसीसी पहले से लागू है। जब कहीं पे मुसलमान खतरे में नहीं आया तो भारत में किस तरीके से, और सिर्फ मुसलमान को ही हम टारगेट क्यों करते हैं? मेरा तो ये कहना है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमान ही माइनॉरिटी थोड़ी है। अमित तिवारी जी देखिए, सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से आप उत्तराखंड जैसे बिल्कुल सुरक्षित राज्य में पहुंचे बिल को लागू कराने के लिए, आपको डर था लोकसभा चुनाव से पहले कहीं पूर्वोत्तर में विरोध ना हो जाए क्योंकि वहाँ जनजातियां रहती हैं, और वहाँ किसी गुजरात और किसी बड़े राज्य में आपने ये प्रयोग नहीं किया। नहीं, देखिए, कोई भी नया चीज बड़े और छोटे स्तर की हम बात नहीं करते। जनजातियों की अगर आप बात करते हैं तो जनजातियों को यहाँ भी अलग रखा गया है। उनके इस बिल से उनको अलग रखा गया है। तो जनजातियों अगर ऐसा करके रखना तो पूरे देश में होता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक छोटे स्तर पे हम इसको करके देखते हैं, इससे क्या इसमें और हम इसको सुधार सकते हैं या कुछ इस प्रावधान इसमें से हटा सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखिए एक बड़े स्तर पे आएगा। अगर देखिए कुछ भी हम काम करने आते तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे ना कि छोटे स्तर पे हम करके देख लें, इसमें
इसमें से अगर कोई खराबी निकले, इसको और सुधार करने का मौका मिले तो वो और सुधार करें। तो ये इसको सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये कहा जाए कि उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जितने भी माइनॉरिटीज हैं हमारे इस देश में, उन सब के लिए ये इसमें जो भी प्रावधान आएगा देखा जाएगा कि इसको किस चीज से आपत्ति है और उसके बाद एक और सुधार के साथ। ठीक है, फरहत अली खान साहब, जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने बताया और सफाई भी दी है, क्या आप उनकी सफाई संतुष्ट हैं? मैं इनकी सफाई से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ और मुबारकबाद देता हूँ धामी जी को कि उन्होंने रक्षा सिविल कोड, उर्दू में बोलते हैं कानून सिविल कोड को, उन्होंने लागू किया। लेकिन मुझे जब खुशी होगी कि मैं और तिवारी जी और जो आलोक जी हेलमेट लगा के निकले और कानून हो और वो हेलमेट सिख समुदाय के भी लोग लगाए हुए हों, तब मैं मानूंगा। और मैं ये भी मानूंगा तब कि जो हमारे यहाँ में एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें अपना धर्म इस्लाम लिखते हैं, जिसमें अपनी जाति मैं पठान हूँ पठान लिखता हूँ, ये दोनों कॉलम खत्म हो जाए, एक भारतीय लिखा जाए बस खाली, फरहत अली खान हो, राकेश हो, महेश हो, तब मैं मानूंगा। मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ और मैं किसी भी मुसलमान का उसका विरोध करूंगा कि मैं फरहत अली खान हेलमेट के लिए चालान होता है लेकिन तुम साहब का चालान नहीं होता। तो धामी जी को ये करके दिखाना है कि ये कॉमन सिविल कोड हर व्यक्ति पे लागू होगा, खाली धार्मिक मुसलमान को या अन्य जो दबे कुचले हैं। सर एक बात बता दो, इस वक्त हम किसी भी सरकार का विरोध नहीं करना चाहते क्योंकि हम इतने दबे कुचले हैं कि बस हम ये चाहते हैं कि हमें जीने का, सही जीने का, हमें मजहबी तौर से जीने का अधिकार मिले। अगर हमारे विचारों पर भी पाबंदी लग जाएगी, आप हमारे विचार भी नहीं लेंगे तो लाजमी सी बात है कि फिर ज्वालामुखी बनने लगता है। अभी मैंने अपने विचार जाहिर कर दिए, मैं संतुष्ट हो गया और नवीन जी आपने मुझे शामिल किया, मुझे बहुत अच्छे लोगों ने अच्छी राय दी। मैं अपनी कौम, अपनी जात, अपने जो संप्रदाय है उसको ये बताऊंगा कि ये खाली तुम्हारे लिए नहीं है, तुम भी खाली हेलमेट नहीं लगाओगे, सिख समुदाय भी हेलमेट लगाएगा। ये है धामी सरकार, ये है मजबूत सरकार। मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष धामी सरकार के साथ खड़ा होगा। ठीक है, आलोक मिश्रा जी, फरहत जी ने सपोर्ट तो किया लेकिन कुछ दर्द निकल के आया इनका। आपको लगता है कि देश में जो है जिस तरह से बीजेपी की सरकारें काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं जो है ये बैठ गया है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये कैसे दूर होगा? और दूसरा, इस कानून में क्या ऐसा है जिसमें बदलाव किए जाने की गुंजाइश लगती है आपको? जैसे इसकी तरफ से ये प्रश्न उठ रहा है कि सरदार पगड़ी बांधते हैं, तो जब गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी करते हैं, कोई व्यक्ति हज चला जाता है और हज करने के बाद आता है तो हाजी दाढ़ी रखाता है। तो ये हमने देखा है पुलिस डिपार्टमेंट में भी, जहाँ पर दाढ़ी जो है रखना प्रतिबंधित है, वहां पर भी हाजी लोग जो है दाढ़ी रख के नौकरी करते हैं। तो यह प्रश्न उठा, न्यायालय में गए, लोगों ने पगड़ी का सहारा लेकर दाढ़ी रखाने से प्रोटेक्शन प्राप्त किया कि अगर हाजी हैं और हज करके आए हैं और वो सर्विस में हैं तो उनको दाढ़ी रखाकर रखने दिया जाए, या न प्रतिबंध लगाया जाए कि वो दाढ़ी जो है बनाए। तो इनका जवाब यह है कि पगड़ी वो सरदार रखा है तो इसलिए जो है उसी पगड़ी का ही बेनिफिट मिलता है हाजी लोगों को जो सर्विस करते हैं, खास तौर से डिसिप्लिनरी फोर्सेस में। हमने पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत हाजियों को देखा है कि दाढ़ी रखाते हैं और उनको कोई प्रतिबंध नहीं लगता है क्योंकि ये धार्मिक आजादी है उनको कि आप हज करके आए हैं तो आप अपनी दाढ़ी रख सकते हैं। इसी के लिए तो हम रहे हैं कि उनको पगड़ी को समान आचार संहिता से मत जोड़िए। अगर पगड़ी को समान आचार संहिता से जोड़ते हैं तो हाजी लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में, खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट में दाढ़ी रखकर सर्विस करते हैं, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं ना। ये पगड़ी बांधना और ये जो है समान आचार संहिता जो है, इसका काम है कि कानूनों में एक रूपता लाना। कानून में कौन, पर्सनल लॉ और व्यक्तिगत लॉ। जवाब मैंने मांगा, आपने भी जवाब नहीं दिया। आप धर्म के साथ, कोई हाजी पुलिस में दाढ़ी नहीं रखता, पुलिस में दाढ़ी रखना किसी के लिए भी खाने नहीं है। वो जब अपनी ड्यूटी पे आएगा दाढ़ी मंडा के आएगा। वकील साहब, आप इसकी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, मैंने आज तक
मेरी 55 साल की, मेरी 54 साल की एज है, और जो कानून है हमारा पुलिस में जो फॉलो करना है वो हम लोग सब फॉलो करते हैं। सिर्फ सवाल ये है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि घर में इसका मेरा राकेश जी का और अनिल जी का चालान क्यों, और वो चालान की, देखिए चालान की बात जो है, अगर आप उसको वहां से लेंगे तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन मिलता है उसी का बेनिफिट मिलता है कि जो आप आर्टिकल 25 में जो फंडारों को प्रोटेक्शन मिला है उसी को हम बेस बनाकर प्रोटेक्शन लेते हैं। वहाँ पर धार्मिक आजादी को तो खत्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आलोक जी, धार्मिक आजादी कभी खत्म कर, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो हमको धर्म की आजादी देता है उसी के ऊपर तो प्रहार किया जा रहा है। जो आप ये बता रहे हैं, दाढ़ी और पगड़ी की बात कर रहे थे, आर्टिकल 25 का जिक्र कर रहे थे, उसी आर्टिकल 25 को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ये जो है उसको, उस पे जो गलत जो है जोड़ा जा रहा है, ये गलत है। ये समानता केवल जो है पर्सनल लॉ से रिलेटेड है। पर्सनल लॉ जो है खास तौर से शादी, तलाक, जमीन और जायदाद, ये चारे बिंदु है, पांचवा बिंदु नहीं ना। इनमें जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको दूर करने के लिए बनाया गया। नहीं, मतलब आलोक जी ये बताइए मुझे, ये जो मुस्लिम समाज के लोग शादी करते हैं, मतलब वो शादी कैसे करेंगे? हिंदू धर्म शादी कैसे करेगा? सब उसी धर्म से करेंगे कि एक ही धर्म से करेंगे? रतन तिवारी जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस बिल में लिखा है शादी ब्याह के तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल शादी को रजिस्टर्ड कराना है सरकार के पास, इसको जो है जरूरी किया गया है। मुस्लिम लड़की 13 साल में वो निकाह कर सकती है, लेकिन अब कोड लागू होने के बाद 21 साल के पहले कोई भी मौलवी निकाह नामा नहीं पढ़ा सकता है। ये अंतर आया है। पहले क्या था कि 13 साल, 14 साल, 15 साल की लड़की का मौलवी निकाह नामा पढ़ा देगा, लेकिन अब 21 साल की लड़की होगी तभी निकाह नामा पढ़ा पाएगा, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा, पहली विवाह के बाद जो है आप दूसरी पत्नी ला सकते थे, उसकी अनुमति से तीसरी ला सकते थे। आप दूसरा विवाह करेंगे तो 7 वर्ष की सजा होगी। ये परिवर्तन आया है। इसको 25 से सरदार की पगड़ी से जोड़ना गलत है। लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं। तो नियम मोदी जी के ऊपर भी लागू होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये देखिए, ये अभी उत्तराखंड पे लागू होगा। जिस दिन भारत तो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा? नहीं, जब पूरे भारत में लागू हो जाएगा, हर राज्य में लागू हो जाएगा, तो मोदी जी के पे लागू होगा। अभी उत्तराखंड पे लागू हुआ है, उत्तराखंड पे पढ़ा जाएगा। जिस दिन उत्तराखंड के बाहर जाएगा, उस दिन वहाँ, जिस दिन गुजरात में लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा, वो वहाँ पे पढ़ा जाएगा। राहुल जी की शादी कब करा रहे हैं आप? मोदी जी पे कानून पे लगा रहे हैं। राहुल जी की शादी कभी तो बता दें। नहीं, वो राहुल गांधी जी शादी करेंगे तो अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ में रखेंगे, धर्म पत्नी को छोड़ के भागेंगे नहीं। खान साहब, नहीं, राहुल गांधी जब विवाह करेंगे तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखेंगे, छोड़ के भागेंगे नहीं। आपको नेता है, आप इतनी जिम्मेदारी ना दें। देखिए, निजी टिप्पणी मत रतन तिवारी जी, इस शो में निजी टिप्पणी मत करिए। पर्सनल टिप्पणी करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। अगर टिप्पणी करता है तो वो गलत है। अमित तिवारी जी, जब ये देश में लागू होगा, उत्तराखंड से निकल के बाहर आएगा, एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा होगा। कांग्रेस ने प्रदर्शन की तैयारी भी कर ली है और ये चुनावी मुद्दा भी बनेगा। आपको पूर्वोत्तर के राज्यों में दिक्कत हो सकती है, आपने उसके लिए समाधान निकाला है कि जनजातियों को इससे अलग रखा है, और अमेरिका में भी जो समान कानून है उसमें ट्राइबल्स को अलग रखा जाता है उनकी शादियों में और उनके जो उनके रिचुअल्स हैं उसमें, लेकिन ये बचाव कर नहीं पाएगा आपका। नहीं, देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी ने देश के हर उस संवेदनशील मुद्दे को एड्रेस करने का काम किया है जिससे सदियों से विवाद चल रहा है। आप 370 की बात कर लीजिए। कहा जाता था कि अगर इसको छुआ गया तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी और कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला कोई हाथ नहीं रहेगा, कोई हाथ नहीं बचेगा। आज की तारीख में आप कश्मीर जाके देखिए, हर घर तिरंगे के माध्यम से हर घर पे तिरंगा लहराता है। हर मुसलमान के घर पर, हिंदू के घर पर लहराता है, हर सिख के घर पर लहराता है। तो किस तरीके से आप फिर उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा देख लीजिए, जिसको कोई भी राजनीतिक दल छूने से डरता था कि आप किसी भी धर्म के कुरीतियों को आप बात करेंगे, कोई भी घबराने, जैसे साहब को मैंने एग्जाम्पल
संविधान है। तो बता रहा जिस था। तरीके से रतन जी सुन लीजिए, तो जिस तरीके से हमने हर उस संवेदनशील मुद्दे को उठाया है और उसको उसका समाधान करने का प्रयास किया है, जिस पर देश में सदियों से विवाद रहा है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो, राम मंदिर का हो, 370 का हो। आज अगर बॉर्डर डिस्प्यूट आप देखेंगे तो चाइना के साथ हम डट कर खड़े रहते हैं, कोई वहां से भागता नहीं है। एक जमाने में तो चाइना को दान में दे दिया जाता था गांव के गांव, ताकि वो गुस्सा ना हो और वो हमला ना कर दे। तो ये एक जमाना हुआ करता था नेहरू काल का, जहाँ पे ये सारी चीजें होती थी। तो आप आज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आज आपका जिस तरीके से IIT की संख्या बढ़ी है, ये IIT IIM चिल्लाते रहते हैं कांग्रेस वाले कि हमने IIT बना दिया, हमने एम्स बना दिया। अरे तुमने बनाया किसने? आपने एक IIT, एक एम्स, एक वो बनाकर आप कहते हैं हमने बना दिया। अरे आज देखिए IIT की संख्या क्या है, सिर्फ इन 10 सालों में अगर आपकी सरकार होती तो 100 साल लग जाते आज जो संख्या है उसको पूरा करने में। आज देखिए एम्स की संख्या क्या है, आज IIM की संख्या क्या है, आज देखिए नवीन जी प्रधानमंत्री पूरी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। अब खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन के अंदर स्वीकार किया था कि कांग्रेस पार्टी के किए हुए कार्य को नकारा नहीं जा सकता। आप कैसी बातें करते हैं? कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े रेलवे, हवाई जहाज, अंतरिक्ष में हम पहुंच गए, 100 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, एम्स बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, डिग्री कॉलेज, अस्पताल। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आपके प्रधानमंत्री जहां पैदा हुए थे ना हॉस्पिटल में, वो कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए अस्पताल थे। 10 साल में एक ब्रिज नहीं बनता है, आप बोलते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने सिर्फ इस देश में उद्योगपतियों को पैसा कमाया है और उन लोगों को विदेश में भगवाने का काम किया है। न तो रोजगार दे पाए, न तो अच्छे दिन दे पाए, न तो महंगाई कम कर पाए, न तो 15 लाख दे पाए, न तो काला धन ला पाए, न तो किसानों की आय दुगना कर पाए। आप सिर्फ देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। रतन जी, अब भगवान श्री राम के सहारे अपनी नाव पार कराना चाहते हैं। होना चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुना जाए। आप चिल्लाकर मेरी आवाज को यहाँ दबा सकते हैं, तो क्या सुना जाए? मन की बात ही सुनी जाए। जनता की मन की बात कब सुनोगे भैया? आपकी मन की बात सुन के 10 साल निकाल दिए हम लोगों ने, लेकिन जनता की मन की बात कब सुनेंगे? रतन जी सुन लीजिए उनकी बात भी सुन लीजिए। समस्या ही नहीं आती। देखिए नवीन जी, मुझे 10 सेकंड मिलेगा। एक जो विकास की बात होती है ना, मैं एक उसकी बात करूंगा। 1988 30 सेकंड है, बस 30 सेकंड बोलिए। बिल्कुल, 1988 से कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी के शताब्दी वर्ष के नेहरू जी और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी को याद करिए। भाई साहब, अरे आज की बात नहीं करोगे, आप नेहरू जी को याद करोगे। वाह, बोलिए कि सुनने की क्षमता रखते हैं। अरे नेहरू जी की क्यों बात करते हैं? आज की बात करिए ना, आज की जमीनी हकीकत की बात करिए। आप नेहरू जी गांधी परिवार के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग हो। आप लोग सिर्फ उन्हीं का नाम ले लेके आपके पास जब आप लोग फंसते हो तो गांधी परिवार का नाम लेने शुरू कर देते हो। ठीक है। बहस का समय खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधानी में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।